हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड एमरजेंस ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। पार्ट नंबर 1 आपने अभी तक देख लिया है, पार्ट नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमें यहाँ से स्टार्ट करना है ग्लोबल सिक्योरिटी कंसर्न। ये हमने एरा के बारे में अच्छे से समझ लिया था, अभी हमें समझना है कि इसमें क्या क्या सिक्योरिटी कंसर्न है। तो सबसे पहली बात है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। ये बहुत काफ़ी सारे कंसर्न हैं। Although the US and Russia reduced their nuclear arsenal, new concern arose regarding nuclear proliferation. Although US और रशिया ने कई सारी ट्रीटीज़ करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल किया है, लिमिट किया है, लेकिन और कई सारी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नॉर्थ कोरिया और ईरान के पास। नॉर्थ कोरिया के पास डायरेक्टली आप कह लो, ईरान के पास भी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर वेपन या टेक्नोलॉजी या कुछ चीज़ें वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो ऐसे में आपको पता है, ये कह रहे हैं कि कोई सुपर पावर कंट्रोल नहीं है, इसीलिए आप कह लो कि ये न्यूक्लियर वेपन्स का इशू लगातार चल रहा है। ठीक है, इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम है कि नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथ में भी वेपन्स जा सकते हैं। तो ये पहला प्रॉब्लम है, पहला कंसर्न है। उसके बाद नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपको पता है ये ट्रीटी की गई थी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। नया एक और चीज़ क्या है, टेररिज्म एंड असिमेट्रिक वॉरफेयर। नया कंसर्न क्या है, टेररिज्म हमने पहले बहुत बार पढ़ लिया है। तो 9/11 अटैक्स के बाद 2001 के बाद पूरे ग्लोबल जो इंटेंशन है वो शिफ्ट कर गया। इसके बाद आप कह लो कि वेस्ट के दिमाग में, सुपर पावर्स के दिमाग में ये बात आई कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। आप कह लो पिछले 50 साल से 70 साल से इंडिया पूरे वर्ल्ड में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंडिया ये चीज़ कहता रहा, कंसर्न सामने रखता रहा कि टेररिज्म बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। जब यूएसए के ऊपर अटैक हुआ तो फिर पूरी दुनिया को लगा कि टेररिज्म कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। और असिमेट्रिक वॉरफेयर आपको पता ही है क्या होता है। अभी ये थ्योरी पढ़ो, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन थ्योरी, सैमुअल बी हंटिंगटन की ये थ्योरी है। ये थ्योरी बताती है कि देखो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, तो देखो ये मेन लिखने वाली बात ये है, ठीक है। इसमें से ये तो आप कह लो कि जर्नल बातें हैं, आपको पता ही है, ये जर्नल बातें आपको पता है, लिखना हुआ फिर भी लिख लेना, ईरान और नॉर्थ कोरिया करके, ठीक है। और 2 नंबर पे ये लिख लेना टेररिज्म, और 3rd पे आपको ये लिखना जो इम्पोर्टेंट है। ये थ्योरी बताती है कि देखो कोल्ड वॉर का जो एरा था वहाँ पे जो वॉर चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, लेकिन ये कहता है कि ये जो नया एरा शुरू हुआ है 1991 के बाद, न्यू ग्लोबल ऑर्डर, यहाँ पे अभी वॉर आइडियोलॉजिकल नहीं होगी। अभी वॉर क्या होगी, वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया क्या है, 7 अलग अलग सिविलाइजेशंस में बट जाएगी, ठीक है। 9 अलग अलग सिविलाइजेशंस में बट जाएगी, और ये 9 सिविलाइजेशंस के बीच में ही वॉर होगा अभी, कॉन्फ्लिक्ट। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में होगा। इनकी थ्योरी ये आप कह लो कि प्रपोज करती है। ये कहती है कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विल बी बेस्ड ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस डिफरेंसेस। अभी कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस की वजह से नहीं होगी लड़ाई, इकोनॉमिक डिस्प्यूट की वजह से नहीं होगा, अभी कल्चरल और रीजनल की वजह से होगा। ओके, ठीक है जी। तो ये वो बता रहे हैं कि ये हाईलाइट कर रहे हैं राइज ऑफ टेररिज्म, ग्लोबल टेंशन बिटवीन वेस्ट एंड अदर सिविलाइजेशन। वैसी चीज़ है कि अभी जो वर्ल्ड में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ये जो प्रॉब्लम होगी ये सिविलाइजेशंस की प्रॉब्लम होगी। ये 9 सिविलाइजेशन को इस तरीके से इन्होंने बताया कि पूरा वर्ल्ड 9 सिविलाइजेशंस में डिवाइडेड है, ठीक है। ये कौन कौन सी है देख लो यहाँ पे। ये है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ऑर्थोडॉक्स, फिर इस्लामिक, फिर बुद्धिस्ट, फिर हिंदू जिसमें इंडिया आता है, अफ्रीकन है, लैटिन अमेरिकन है, सिनिक है, फिर जापानीज़ है। ओके, तो ये आप कह लो कि पूरे वर्ल्ड को इन्होंने कहा कि 9 सिविलाइजेशन में बंट जाएगा, बंटा हुआ है। कल्चरली देखा जाए तो बंटा हुआ है। और अभी की टेंशन क्या होगी जो 21st सेंचुरी की है, इन 9 सिविलाइजेशंस की आपस में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा कल्चर की वजह से, रिलीजन की वजह से, वही मेन आप कह लो सिक्योरिटी कंसर्न होगा, ठीक है। ये देख लो, ये इस्लामिक है, ओके, ठीक है। ये इंडियन है, हिंदू जिसे हम कह सकते हैं, बुद्धिस्ट है, ओके। फिर ये सिनिक है, चाइनीज़ है, फिर एक पूरी की पूरी जापानीज़ है, वेस्टर्न है जिसमें यूएसए, कनाडा आ गया, लैटिन अमेरिकन है जिसमें मेक्सिको और बाकी सारे देश आ गए, ओके। तो इस तरीके से ये थ्योरी है। उसके बाद क्या है, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट।
द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड सो एन इंक्रीज इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन इन मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड बाल्कन कंट्री। तो अभी रीजनल लेवल के ऊपर ही कॉन्फ्लिक्ट होंगे, ये इनका कहने का मतलब है। इसको पॉइंट नंबर 4 लिख लेते हैं, ठीक है जी। इसीलिए ज़रूरत क्या है, न्यू स्ट्रेटजीज़ की ज़रूरत है पीस कीपिंग के लिए और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। अभी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होगा कोई वर्ल्ड लेवल का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अभी रीजनल लेवल पे ही होंगे कि 2-3 देश, जैसे आप देख लो रशिया यूक्रेन रीजनल लेवल का है कि नहीं। फेल्ड स्टेट्स एंड सिविल वॉर्स, वो कह रहे हैं कि अभी इस टाइम पीरियड में बहुत सारे स्टेट फेल हो जाएंगे, सिविल वॉर्स होनी शुरू हो जाएगी बहुत सारे देशों में। फेल स्टेट का मतलब क्या होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी फेल हो गई, वहाँ की आप कह लो इकोनॉमी फेल हो गई, वहाँ पे कोई अभी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं है, कुछ भी नहीं बचा है, वहाँ पे अनार्की है, ठीक है। तो इस तरीके से फेल स्टेट उसे कहते हैं। द वैक्यूम लेफ्ट बाय द एंड ऑफ कोल्ड वॉर अलायंसेस, क्योंकि अलायंस खत्म हो गए ना, वो देश जो मैंने आपको बताया 15 देश वो और कई सारे देश जो अलायंस का पार्ट थे वो अभी अलग हो गए, ठीक है ना। तो वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हो गई, क्योंकि वहाँ पे नई नई सरकारें बनी, नया नया एडमिनिस्ट्रेशन बना, एकदम से थोड़ी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है। इंडिया 1947 में ही देखो आज़ाद हुआ और इंडिया दोबारा इंडिया कोलैप्स नहीं किया, क्योंकि इंडिया में आप कह लो पिछले 200 सालों से ये सिस्टम, ये एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा था। 1773 में ही रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब से ही हो रहा था, इसलिए इंडिया सर्वाइव कर गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ आप कह लो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में नहीं बना है, ये पूरे 200 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी यहाँ पे बनी है। ओके, ये लेगेसी इंडिया के पास रही, पाकिस्तान ये लेगेसी को आप कह लो नहीं यूज़ कर पाया, तो वो फेल होता गया, तभी अभी तक डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश नहीं हो पाई वहाँ पे, ठीक है ना। अभी फेल स्टेट कौन से हैं प्रेजेंट टाइम पे, अगर देखें कि किसको फेल स्टेट कहा जा सकता है, तो अफ्रीका में है सोमालिया, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सूडान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये फेल स्टेट है, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है नहीं, अगर है तो उसका कंट्रोल ही नहीं अपने देश के अंदर, ठीक है। फिर एशिया में है येमेन, अफगानिस्तान, सीरिया, म्यांमार, फेल्ड स्टेट कहा जा सकता है। अमेरिका में कौन से हैं, हाइती, वेनेजुएला। तो ये इस तरीके के देश है जिन्हें फेल्ड स्टेट कहा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे फेल कर गया है और दोबारा एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ नहीं बन रही। सिक्योरिटी कंसर्न तो पता चल गए, ठीक है। तो अभी नई स्ट्रेटजी क्या है, डिफेंस की स्ट्रेटजीज़ क्या बन रही है, पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन। इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर लार्ज स्केल ग्लोबल वॉर्स, मिलिट्री फोर्सेज फोकस्ड ऑन पीस कीपिंग मिशन इन वॉर टॉर्न रीजन सच एज बाल्कन एंड अफ्रीका। अभी यूएसए, रशिया, इंडिया, जिनके पास बड़ी बड़ी फौजें हैं, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में तो एक दूसरे के साथ प्रॉक्सी वॉर कर रहे थे ना, ये रशिया और यूएसए, चाहे कोरिया देख लो, क्यूबा देख लो, वियतनाम, अफ़गानिस्तान, इन देशों में अभी इनकी फ़ौजें मिलिट्री क्या करती हैं, दूसरे देशों में जहाँ जहाँ भी ऐसी कोई सिविल वॉर चल रही है, पीस कीपिंग मिशन वहाँ पे भेजते हैं, पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। कह लो इन्हें थोड़ी सी समझ आ गई, समझ तो नहीं आई, इनका भी इंटरेस्ट है इसमें। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, ये तो पहले भी चल रहे थे, ठीक है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम, यूएसए ने अभी आपको पता है कि ये बना के रखा है, पिछले यूनिट में लास्ट टॉपिक ही तो पढ़ा था। इसका क्या पर्पस है, इसका पर्पस यही है कि जो छोटे मोटे अटैक होते हैं यूएस के ऊपर कोई कर सकता है, तो उसके लिए है नेशनल मिसाइल डिफेंस, ठीक है। तो इस तरीके कई सारे सिस्टम हैं जो कि अलग अलग देश डेवलप कर रहे हैं। आयरन डोम है ना, और इजराइल का भी यही तो है कि जो छोटे अटैक होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी छोटे अटैक ही ज़्यादा हो रहे हैं, फुल फ्लेज्ड वॉर अभी नहीं होती। इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड सिक्योरिटी। Globalization. The post-Cold War saw a surge in globalization which interconnected economies but also created vulnerabilities. तो अभी नई प्रॉब्लम हमें क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस। नई नई कंट्रीज़ है जो अपना इंटरनेशनल मार्केट, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करती है, लेकिन इकोनॉमी फेल हो जाती है। चाइना ने कई देशों के साथ ऐसे किया अफ्रीका में, तो वो हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस। साइबर अटैक बड़ी प्रॉब्लम है, सप्लाई चेन डिसरप्शन बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये नई नई प्रॉब्लम्स हैं। रोल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का बढ़ता जा रहा है।
ठीक है। इसके अलावा राइज ऑफ चाइना एंड रीसर्जेंस ऑफ रशिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में क्या चाइना ग्रो कर रहा है, रशिया भी। चाइनाज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, और चाइना अपनी इकोनॉमिक और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन से क्या है, पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में क्या कर रहा है, एक बड़ा चैलेंजर बन के उभरा है यूएस डोमिनेंस के लिए वर्ल्ड लेवल के ऊपर। मल्टीपोलर वर्ल्ड है ना, यूएस से भी पोलर बन गया, रशिया भी, चाइना भी, जापान भी, इंडिया भी, कई सारे देश। इसी तरीके से रशिया दोबारा रीसर्जेंस कर रहा है। रशिया ने तो आपको पता ही कि यूक्रेन को कैप्चर करने की कोशिश की है। नई प्रॉब्लम्स हैं, मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया तो कई सारे एक्टर बन गए ना, और हर एक एक्टर को कोई ना कोई अपना एक रीजन है उसका हेजेमोन बनना चाहता है। ये प्रॉब्लम है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। साइबर सिक्योरिटी, साइबर वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये नए आप कह लो कि थ्रेट है हमें। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए। लिखने वाली बातें मैंने जो आपको बताई वो लिखनी है। ये सारी बातें आपको पता है कि ये जनरल बातें होती हैं, इन्हें आपको वैसे समझना है। ठीक है, कंसेप्ट समझने के लिए। सो फर्स्ट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर अभी इसके बाद अगली वीडियो में। प्रोलिफरेशन ऑफ मिलिट्री, न्यूक्लियर एंड मिसाइल कैपेबिलिटी, ये समझेंगे। ठीक है, और याद रखना ये पूरी यूनिट में हमें यही समझना है कि ये जो नया ग्लोबल ऑर्डर है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, हमें चीज़ों को समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।